सन 1928 में भी सर्कस नाम की एक कॉमेडी फिल्म आई थी। इसका एक सीन है जो मुझे नहीं भूलता है। इसमें एक आवारा आदमी होता है, वो गलती से शेर के पिंजरे में घुस जाता है और दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है। अब अगले 3 मिनट में उसके साथ क्या क्या होता है, और वो भी तब जब शेर जाग गया होता है, इस चीज़ से हंसी निकलती है, सांसें भी रुकी रहती है। प्योर सिचुएशनल कॉमेडी ये थी। उसके बाद 1977 में जो खून पसीना आई थी अमिताभ बच्चन की, मुझे लगता है कि वो भी, उसका एक सीन होता है वो इसी से प्रेरित था। उस सीन में अमिताभ बच्चन को रिका का पात्र चैलेंज करता है कि हिम्मत है तो बाघ को पंजरे से बाहर निकालो, उसको डाल के दिखाओ। तो फिर बाघ से कहता है कि लड़के के सामने इज्जत का सवाल है, समझने की कोशिश कर, कॉपरेट कर। वो सीन होता है। सर्कस नुमा पृष्ठभूमि पर जो हालिया फिल्म मुझे याद आती है वो आती है डायरेक्टर गिल्lermo डेल टोरो की नाइटमेयर एली, जो 2021 में आई थी, ऑस्कर में नॉमिनेट भी हुई थी। अब रोहित शेट्टी की फिल्म आई है सर्कस। इसमें और चैपलिन वाली फिल्म में सिर्फ नाम की समानता है या कॉमेडी जॉनर की समानता है, बाकी कोई समानता नहीं है। अगर रोहित की गोलमाल सीरीज जैसी फिल्मों की कॉमेडीज़ कोई पैमाना मान लें तो सर्कस उनकी सबसे कमज़ोर फिल्म है। और इसकी कहानी बड़ी सिंपल सी है। दो दो जुड़वा भाई इसमें होते हैं, चार लड़के, और बचपन से अलग अलग घरों में पले बड़े होते हैं, और एक दिन गलती से एक ही शहर में एक ही जगह पे एक ही जैसे परिचितों के बीच में आते हैं और कन्फ्यूजन पैदा होता है। उसके बाद कॉमेडी ऑफ एरर्स शुरू होती है। यही इस फिल्म की कहानी है, कॉमेडी ऑफ एरर्स। दरअसल शेक्सपियर वाला वही मशहूर प्ले है जो अपनी कॉमेडी के लिए जाना जाता है, और ये फिल्म इसी पे आधारित है। थिएटर में मेरे पीछे कुछ टीनेजर बैठे थे। एक उनमें से बोला कि इंटरवल हो गया है, एक्शन अभी तक नहीं आया रोहित शेट्टी का। तो दूसरा लड़का बड़ा अनिश्चिंत था इस चीज़ को लेके और मनस्थिति को लेके, और वो बोलता है कि नहीं आएगा आएगा, अभी तो बाकी है फिल्म। और फिर हालांकि रोहित का ट्रेडमार्क आगे भी नहीं आता है, और एक्शन और गाड़ियाँ उड़ाना जैसा इस फिल्म में कुछ नहीं है, ना इसमें सिंघम जैसी डिशुम डिशुम है। सर्कस मूवी में ब्रॉडली क्या होता है, इसकी अगर बात करें तो इसमें किरदारों को या तो एक या दो जनों को एक दूसरे से बिजली का करंट का झटका लगता रहता है। झटका लगने से वो कांपते रहते हैं, हिलते रहते हैं, और ये एंटीसिपेशन रहता है कि इनके ऐसा होते देखने से दर्शक हंसेगा। या फिर एक किरदार दूसरे को थप्पड़ मारता रहता है, या फिर एक किरदार है वो अंग्रेजी के गलत शब्द गैस करता रहता है, वो बोलना कुछ चाहता है बोलता कुछ और है। कुल मिला के यही एक मोटी मोटी चीज़ है जो कॉमेडी के नाम पे इस फिल्म में चलती है। थिएटर वाले वो जो लड़के बैठे उनमें से एक लड़का फिर उसके बाद बोला कि भाई स्टोरी तो यार इसमें कुछ है ही नहीं। दूसरा बोला कि भाई इससे अच्छा तो दृश्यम देखने चले जाते हैं। यानी फिल्म उनको इंगेज नहीं कर रही होती है, और जितनी इंगेजमेंट की गारंटी दृश्यम 2 में होती है वैसी इसमें नहीं होती है। और इसके अलावा जो फ़नी बात है वो ये है कि सर्कस के आखिर में गोलमाल के जो चारों किरदार है, गोपाल, लक्ष्मण, माधव और लकी, वो बाल रूप में दिखते हैं जब अनाथालय के सामने आते हैं। और जब वो फिल्म में उनकी एंट्री होती है उनके बाल रूपों की उस अनाथालय के सामने, तब दर्शकों में पहली बार उत्साह का संचार होता है, और वे चीयर करते हैं पहली बार फिल्म में। और लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, तब तक फिल्म खत्म हो चुकी होती है। द ब्लू अम्ब्रेला नाम की एक फिल्म आई थी विशाल भारद्वाज में, उसमें पंकज कपूर ने एक किरदार निभाया था खत्री का। खत्री का पात्र एक बच्ची का छाता चोरी कर लेता है। बड़ा रंगीन आकर्षक छाता होता है, वो लालच में आ जाता है, उसको चोरी कर लेता है। पर जब खुलासा होता है समाज को, वो उसको निष्कासित कर देते हैं। तो फिर वो तड़पने लगता है, कुछ ही दिनों में अकेला पड़ जाता है। एक सीन में वो इतना डेस्परेट हो जाता है कि सामने से एक बारात गुजर रही होती है, तो वहाँ जाके बिन बुलाए नाचने लगता है, अच्छा बनने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसको देख के जो दूसरे नाच रहे लोग होते हैं वो नाचना बंद करके साइड में खड़े हो जाते हैं और उससे घृणा करने लगते हैं। खत्री का पात्र चाहता है कि वो लोग उसे चाहें, इसके लिए वो सब जतन करता है। इसी प्रकार से सर्कस फिल्म भी चाहती है कि उसको देखकर लोग हंसे। वो कई करतब करती है लेकिन हंसी नहीं आती है, और हंसी अगर नहीं भी आए ना तो भी चलता है। तब भी चलता है जब आप एक अधपके हों, कमज़ोर हों, लेकिन आप एक वेल अटेम्प्टेड सिनेमा एक्सपीरियंस से गुजरें, ये आवश्यक है। यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये सिनेमा एक्सपीरियंस इनोवेशन के लेवल पे और अटेम्प्ट के लेवल पे कुछ अनूठा लेके आए, इतनी ही एक ख्वाहिश होती है। उसके बाद फिल्म कितनी भी ख़राब हो, बॉक्स ऑफिस पे कैसा भी परफॉर्म करे, ये सब मैटर नहीं करता है। सर्कस ये नहीं कर पाती है। इस फिल्म में भव्य सेट्स हैं, सीजी वर्क हैं, प्रॉप्स हैं, कलर्स हैं, सेट्स हैं, प्रोडक्शन बड़ा विशाल प्रोडक्शन है, और गुजरे ज़माने का बॉलीवुड हिंदी सिनेमा उसको नॉस्टैल्जिया है, ट्रिब्यूट्स हैं। एक दो फ्रेम से मुझे फूलों की वाइड वैरायटी नज़र आई, उसको देख के ध्यान अटका। इसके अलावा जॉनी लीवर की और सिद्धार्थ जाधव की कॉमेडी आंशिक रूप से हंसाती है। शायद उनके दृश्यों को दोबारा भी देखा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल फिल्म का राइटिंग स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है और ब्लैंड है। ब्लैंड मतलब फीका और अनाकर्षक है। फिल्म में दीपिका पादुकोण का आइटम सॉन्ग भी है, मुझे अरोचक लगा। रणवीर सिंह का डबल रोल है, अरोचक लगा। उनके करियर का सबसे सपाट काम है। एक्टिंग के नाम पे वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं वहाँ पे। स्क्रीन प्ले और कहानी के स्तर पे कुछ भी इसमें नया नहीं है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। उससे भी ज़्यादा ये है कि फिल्म जिन प्रश्नों की तलाश में आगे बढ़ती है उनकी कोई लेयरिंग नहीं है।
उनमें कोई लॉजिक नहीं है। मसलन मुरली शर्मा का किरदार है, वो बरसों पहले दो दो जुड़वा भाइयों को, बच्चों को आपस में रिप्लेस करके दो लोगों को गोद दे देता है। समाज को ये साबित करने के लिए परवरिश बड़ी होती है, खून नहीं बड़ा होता है। जात धर्म ये सब इसके कारण जो समाज में समस्याएं हैं, तो परवरिश का असर अच्छा होता है, खून वून पे नहीं जाना चाहिए। बड़ा नेक विचार है, लेकिन इस नेक विचार को कुछ भी सपोर्ट नहीं करता, स्क्रीन प्ले नहीं करता, डायलॉग्स नहीं करते, डायरेक्शन सपोर्ट नहीं करता है। ये सब इतना ब्लैंड है कि जो मैसेज है वो छूता भी नहीं है। थिएटर से बाहर निकलते समय कोई एक 12-13 साल का बच्चा था, वो फिल्म में क्या अच्छा लगा उसका जिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, तो ये बोल रहा था कि चलो यार मैसेज भी अच्छा ही था, लेकिन वो स्टिक नहीं किया, बस अच्छा था, इसके अलावा सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। तो जैसे उस बच्चे को पसंद आई तो फिल्म बच्चों के लिए कारगर है, मतलब उस लेवल पे उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं है तो फिल्म वर्क करती है। बहुत संभावना है कि सर्कस फिल्म को मेरा 14 साल 15 साल का जो वर्जन था वो इसको ज़रूर एंजॉय कर लेता, लेकिन फ़िलहाल इस रूप में मुझे ये फिल्म आनंद नहीं दे पाई। इसका ये रिव्यू यहीं तक है, बाकी आप खुद फिल्म को ज़रूर देखें, अपनी राय बनाएं, और आगे कुछ नोट्स साझा करूँगा, आप रुकना चाहे तो रुकें, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। रोहित की फिल्मों के जो नियमित एक्टर्स होते हैं, यहाँ उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, जैसे जॉनी लीवर है, संजय मिश्रा है, मुकेश तिवारी है, अश्विनी कलसेकर हैं, मुरली शर्मा हैं, ब्रजेश हिरजी हैं, सिद्धार्थ यादव हैं। सिद्धार्थ यादव तो गोलमाल, पहली गोलमाल भी नजर आए थे। कुछ इसी प्रकार का किरदार उनका यहाँ भी है। सिद्धार्थ, ब्रजेश और जॉनी लीवर है वो यहाँ स्टैंड आउट करते हैं, जितना भी बेस्ट गिना जा सकता है उसमें स्टैंड आउट करते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है यूनुस अजावल ने। यूनुस ने सिंघम के बाद से रोहित की ज़्यादातर फिल्मों का स्क्रीन प्ले लिखा है। यहाँ पे डायलॉग्स और बाकी किस्म की राइटिंग जो है वो फराज सामजी ने की है। फराज सामजी के साथ उनकी टीम में संचित बेद्रे और विधि घोड़गांवकर भी है। फराज सामजी है, उन्होंने अपने भाई साजिद सामजी के साथ मिलकर रोहित की कई फिल्में लिखी है, जैसे गोलमाल 2, 3, 4 लिखी है, सिंघम 1 लिखी है, सिंघम 2 लिखी है। लिखने से मेरा तात्पर्य है कि डायलॉग्स और दूसरे छोटे मोटे काम, या शायद कभी कभी स्क्रीन प्ले। बोल बच्चन लिखी है, चेन्नई एक्सप्रेस लिखी है, दिलवाले सिम्बा, ये सब भी इनके भी डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले टाइप लिखा है। इन दोनों राइटर को इनकी बड़ी वैकिएस्ट कॉमेडी राइटिंग के लिए जाना जाता है, मतलब एकदम दीवानों की तरह क्रेजीएस्ट जो बातें करता है, मस्खरी करता है, अजीब अजीब कहीं बेढंगी की भी लगती है, वैसी कॉमेडी राइटिंग के लिए जाना जाता है। जो सिनेमा के बुनियादी दर्शक हैं उनके बीच में, जो सबसे बेसिक दर्शक हैं उनके बीच में, जैसे वो चना मूंगफली चबाते चबाते कुछ देख के एंजॉय कर लेते हैं, वैसा कुछ एक्सपीरियंस है। हंसी आती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं उनके लिए भी इस फिल्म में है। फरहाद और साजिद ने, इंद्र कुमार, साजिद खान और अनीस बज़मी जैसे जो टिपिकल कॉमेडीज़ और मसाला एंटरटेनर्स बनाने वाले डायरेक्टर्स, उनके लिए भी कॉमेडीज़ लिखी हैं अभी हाल ही के वर्षों में। सर्कस में हर सीन के बाद गुजरे ज़माने के गाने के बैकग्राउंड बजने लग जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। सबसे एन्जॉयबल रिलीफ जो है वो इसमें मुझे ये लगा, जैसे कुछ गानों का अगर मैं जिक्र करूं तो इसमें चलती का नाम गाड़ी का गाना है, बाबू समझो इशारे, इंतकाम फिल्म का गाना है आ जाने जहाँ, मेरा ये हुस्न जवां, फ़र्ज का गाना है बार बार दिन ये, हैप्पी बर्थडे टू यू, कारवां फिल्म आई थी 1971 में, उसका गाना है पिया तू अब तो आजा, और हाथ की सफाई आई थी 74 में, उसका गाना है तू क्या जाने ओ बेवफा प्यार करना तेरे बस की बात नहीं। सर्कस की एक अच्छी और प्यारी बात यह है कि ये कमर्शियल सिनेमा को ट्रिब्यूट देने वाली फिल्मों में से एक है, जो बेसिकली सिनेमा के बारे में बनी एक सिनेमा है। इसके गाने ऐसा करते हैं, इसमें बहुत सारे एक्टर्स उनके स्टाइल को जो 70s और 80s में थे, उनके सिनेमा ट्रेडमार्क्स को ट्रिब्यूट दिया गया। मसलन एक गाना जो है सर्कस फिल्म का, सुन ज़रा सुन मेरे दिल में छुपी तेरे प्यार की ये धुन, ये 90s के गानों की याद दिलाता है ट्यून के हिसाब से, और इसमें गोविंदा टाइप के स्टेप्स रणवीर सिंह करते हैं। इसके अलावा फिल्म में मुरली शर्मा का किरदार है, वह दर्शकों को अपनी तरफ वैसे ही इशारा करके बुलाता है, और कैमरा का फ्रेम क्लोज होके उनकी तरफ आ जाता है, जैसे कादर खान बुलाया करते थे। जैसे कादर खान की एक फिल्म थी घर हो तो ऐसा, उसमें उनका ही ट्रेडमार्क दिखा था, ऐसी कई और फिल्मों में दिखा था। इसमें रॉय की जो माँ का कैरेक्टर है शकुंतला देवी, वो एक महल जैसे घर में रहती है, ये नाम भी वैसा ही है और ये महल जैसा घर भी वैसे ही जो 60s और 80s के दशक की फिल्मों में दिखता था, उसी की प्रतिनिधि है। संजय मिश्रा इसमें राय साहब बने हैं, जो गुजरे ज़माने के राय साहब यानी प्राण द्वारा प्ले किए गए किरदारों से मिलता जुलता है, उन्हीं से प्रेरित है। और इसमें संजय मिश्रा की जो डायलॉग डिलीवरी है, उसका स्टाइल भी कुछ कुछ प्राण के बोलने की जैसा है। इसमें जो गाना आता है बाबू समझो इशारे बैकग्राउंड में, जो किशोर कुमार की चलती का नाम गाड़ी का गाना है, तो वो गाना और किशोर कुमार की जो उसमें कॉमेडी थी उस फिल्म में चलती का नाम गाड़ी में, वैसे ही कुछ ट्रिब्यूट यहाँ वैसी कॉमेडी भी नज़र आती है और ट्रिब्यूट भी वैसा ही है। इसमें बघीरा डाकू का एक कैरेक्टर है, जो चाइना गेट वाला जगीरा डाकू था, बेसिकली ये वही डाकू है, नाम कुछ बदला है और वो नाम बदल के शायद अब रह रहा है यहाँ ऊटी में, एक होटल चलाता है और
वो बोलता है कि उसने बाकी अपनी टीम के डाकुओं को भी यही काम दे रखा है। मुकेश तिवारी ने रोल किया है। और इसके अलावा और अगर मैं बात करूं ऐसे किरदारों की जो हमारे गुजरे ज़माने की फिल्मों में नज़र आते रहे हैं, जिनको ये शायद फिल्म ट्रिब्यूट देती है, तो सर्कस में एक बड़ा फेमस जूलर है जिसका नाम है वेलजी भाई। ये वैसा ही मशहूर नाम है जो महेश भट्ट की फिल्म थी सर, उसमें नज़र आया था। परेश रावल ने एक डॉन का रोल, गैंगस्टर का रोल किया था। उसका नाम होता है वेलजी भाई। उसकी बेटी को एक टीचर हेल्प करता है और वेलजी भाई को बुराई से अच्छाई के रास्ते पर लाता है। सर्कस में वेलजी भाई जूलर्स का जो रोल है टीकू तलसानिया ने किया है। एक और सीन है जिसमें एक किरदार को बोला जाता है कि भाई तेरी मूछें तो एकदम प्रदीप कुमार जैसी लग रही है। बहुत बरस बाद प्रदीप कुमार का नाम सुनने को मिला, वो भी ब्लैक एंड वाइट या कलरफुल ज़माने के एक्टर हुआ करते थे। इसके अलावा रॉय और जॉय के जुड़वा भाई भी हो सकते हैं। इस कयास के लिए राम और श्याम फिल्म के जुड़वा भाइयों का जिक्र आता है कि शायद उस फिल्म के जैसे तेरे जुड़वा भाई हो सकते हैं, ऐसा कुछ जिक्र आता है वहाँ, राम और श्याम का जिक्र आता है। तो ये इस प्रकार के ट्रिब्यूट्स हमको देखने को मिलते हैं फिल्म के। कुछ एक फ़नी जो एलिमेंट्स हैं, चीज़ें, उनकी बात करें तो इसमें कुछ स्मॉल टाइम गुंडे हैं। उनका नाम है मोमो, मैंगो और चिक्की। ये तिकड़ी होती है, सबसे पहले एंटर करती फिल्म हमको हंसाने के लिए। मोमो, मैंगो और चिक्की, तीनों खाने की चीज़ें, और सबसे फ़नी नामकरण ये नज़र आता है फिल्म में। मोमो का जो रोल है वो सिद्धार्थ यादव ने किया है। उनके आने से फिल्म में थोड़ा सा कुछ जान आती है, लेकिन बाद में वो भी दोहराव के रास्ते चल पड़ते हैं। मोमो के गुरु है, उसका नाम है पोल्सन दादा, वो बड़ा डॉन है। पोल्सन दादा का रोल किया जॉनी लीवर ने। वो जब आते हैं तो वो भी बांधना चालू कर देते हैं, वो भी एंटरटेन करते हैं, दिखाते हैं कि उनमें अभी भी कुछ कशिश बची हुई अपने गुजरे ज़माने की। हाल की फिल्मों से ऐसा लगने लगा था कि जॉनी लीवर भी अब ख़त्म हो चुके हैं उस सेंस में कि कुछ नया नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में थोड़ा और एंटरटेन करके वो जाते हैं। ये ऐसा फ़नी किरदार है कि वो अपने ही पैरों का हाथ लगा के अपने आशीर्वाद लेता है और कहता है सेल्फ रिस्पेक्ट लेना चाहिए। तो उसके जो गुर्गे हैं, शागिर्द, वो भी ऐसे ही करते हैं। फिल्म में एक बड़ा फ़नी प्रयोग वो लगा जब पोल्सन दादा के कैरेक्टर को मोमो रोते हुए बताता है कि भाई उसके साथ बहुत बुरा हुआ, क्या क्या हुआ। क्या क्या हुआ ये बताने के लिए चांद की तरफ देखते हैं और चांद के ऊपर वो वीडियो रिप्ले होता है। ये बड़ा फ़नी एक्सपेरिमेंट मुझे लगा। ये जो पोल्सन दादा और मोमो, ये सब जो कैरेक्टर्स हैं, ये बॉलीवुड के जो गुर्गे हुआ करते थे, साइड किक्स हुआ करते थे, जिन्होंने फिल्मों को चलाया, हीरोज़ को चलाया, उन्हीं को डेडिकेटेड है नाम और उनका पूरे जो ये जो हैं कैरेक्टर्स हैं। एक सीन में जॉनी लीवर हैं, वो बड़ा फ़नी सा डायलॉग बोलते हैं जो नॉस्टैल्जिया का नमक घोल देता है। बोलते हैं कि पूरी ऊटी में ये अखबार फैला दो कि पोल्सन दादा 1 साल बाद काली पहाड़ी से नीचे उतर रहा है। तो ये काली पहाड़ी वगैरह बड़ा फ़नी नाम है, पुराने समय की याद दिला देता है। सर्कस क्या है और क्या हो सकती है, इसके लिए चैपलिन की द सर्कस का ही जिक्र करके बात ख़त्म करूँगा। इसमें एक सीन होता है सर्कस में, जो चैपलिन की फिल्म थी 1928 वाली, में ट्रैम्प का कैरेक्टर होता है। वो रस्सी पे चलना नहीं जानता है, लेकिन वायर लगा के चढ़ जाता है। मतलब वो रस्सी पे चल रहा है, उसका वायर ऊपर लगा हुआ है, किसी को दिख नहीं रहा है, तो उसको लग रहा है कि मैं ऐसे निर्वाह कर लूँगा, लेकिन बीच में वो वायर खुल जाता है, उसको पता भी नहीं चलता और वो रस्सी पे चल रहा है, अभी भी संतुलन बना के चल रहा है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे बंदर उसके ऊपर चढ़ाता है रस्सी के जरिए, और उसके कपड़े धीरे धीरे खुल जाते हैं। तो ये कपड़े जो खुलते हैं उसके, वो रस्सी पे खड़े खड़े ही कपड़े उसके सारे उतरते हैं। अब ये इतना फ़नी है कॉन्सेप्चुअली कि कैसे शूट किया गया होगा, कैसे सोचा गया होगा, कैसे निभाया गया होगा, और ये कितना आउट ऑफ द बॉक्स है सोचने के स्तर पे कि एक रस्सी पे एक किरदार खड़ा है और उसी पे खड़े खड़े उसके सारे कपड़े उतार देता है। और ये नोट करने वाली चीज़ भी है, रोहित शेट्टी की जो सर्कस है उसमें किरदारों की भीड़ है, कन्फ्यूजन है और बड़ी रिसाइकिल्ड कॉमेडी राइटिंग है। अब इन सब को क्या है कि इनोवेशन और ओरिजिनल स्टोरी का सब्स्टिट्यूट बना दिया गया, इसी वजह से ये कारगर नहीं रहा है। अगर कॉमेडी पे बनी चैपलिन नुमा फिल्मों के भी प्रेरणा के साथ कुछ बनाने का प्रयास किया जाए तो इससे टाला जा सकता था। ये बातचीत यहीं तक। आभार।